अभी तक हम सब लोगों ने क्षेत्रफल को अदिश राशि की तरह पर जोड़ा और घटाया था, लेकिन अब हम क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की भी दिशा होती है और उसे सदिश विधि से जोड़ा जाता है। अभी जैसे आप उदाहरण ले लें, सौर प्लेट है। अगर दोपहर का समय है और सौर प्लेट है तो उस पर क्या है, संपूर्ण प्रकाश अभिलंबवत आपतित होता है, तो उस समय उसके द्वारा बिजली का निर्माण अधिक किया जाता है। लेकिन जब वही प्रकाश सुबह और शाम के टाइम पर लंबवत आपतित नहीं होता है, जैसे ये एक सौर प्लेट रखी हुई है आपकी, दोपहर का समय है तो प्रकाश क्या है, इस पर लंबवत आपतित हो रहा है, तो इस समय वो अधिक ऊर्जा का निर्माण करेगी। जब सुबह या शाम है तो प्रकाश क्या कैसी दिशा हो जाती है, तिरछी। तो सुबह और शाम को आपने देखा होगा सौर प्लेट जो है कम विद्युत ऊर्जा का निर्माण करती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दिशा होती है, अगर क्षेत्रफल किसी स्रोत की ओर अभिलंबित रखा हुआ है तो उस पर पड़ने वाली मात्रा अधिक होगी। इस प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश की मात्रा अधिक होगी। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की भी एक दिशा होती है। तो अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में। अभी तक तो हम पढ़ते रहे, जैसे किसी समतल का क्षेत्रफल ए है, ए है, तो अब पहले हम इसको बिल्कुल ए से प्रदर्शित करते रहते थे अदिश विधि से, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सदिश। तो यदि किसी समतल का क्षेत्रफल ए है तो उसकी जो दिशा होती है समतल की, अभी देख रहे हैं ये समतल पृष्ठ है, अगर किसी स्रोत के लंबवत रखा हुआ है तो इस पर प्रकाश की मात्रा अधिक पड़ रही है। तो यही है कि समतल का क्षेत्रफल कोई ए है तो उसे हम प्रदर्शित करेंगे ए एन कैप से। यहाँ पर जो ए है ये उसका परिमाण है और एन कैप क्या है, उस क्षेत्रफल की दिशा है। क्षेत्रफल की दिशा कैसे ली जाएगी, कैप पृष्ठ के लंबवत। जैसे ये क्षेत्रफल है, कोई समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो इसके लंबवत ऊपर की ओर, जैसे ये हम कापी रखी हुई है तो इसके ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, हमारा समतल है। अगर हम 3D में देखें तो इसके जो क्षेत्रफल की दिशा होगी बिल्कुल इसके लंबवत ऊपर की ओर होगी, इस प्रकार से। तो जो भी पृष्ठ क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो क्षेत्र के लंबवत ऊपर की ओर होती है, जिसका परिमाण ए होता है और दिशा एन कैप होती है, जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत होती है। और ये लंबवत कैसी होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। इस पृष्ठ क्षेत्रफल ये है हमारा, इसकी लंबवत बाहर की ओर। इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इसे हम पढ़ते हैं किसी समतलीय क्षेत्रफल ए। यहाँ पर ए वेक्टर है, ए वेक्टर में परिमाण ए है। परिमाण ए ये तो होता ही है, तो हम पहले से ही जानते थे कि इसका परिमाण होता है, उसे हम अदिश विधि से जोड़ते रहते थे। फिर अब हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल सदिश के बारे में। तो क्या है, परिमाण ए के साथ साथ दिशा एन कैप भी होती है। अब कैप लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एकांक वेक्टर है, ये सिर्फ दिशा प्रदर्शित करता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए एन कैप, जो कि समतल पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। अब इसकी दिशा बता दी। ये हमारा समतल पृष्ठ है। ये समतल पृष्ठ का मतलब क्या है, कोई भी तल है, या एक्स वाई में होगा या वाई जेड में होगा, किन्हीं दो तल में होगा, वो बिल्कुल समतल होगा। तो समतल पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो हम कैसे, तो हम लिख सकते हैं समतल क्षेत्रफल को ए कैप से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार, ए इक्वल टू क्षेत्रफल की परिमाण और उसकी दिशा, तो ये भी क्या हो गई, सदिश हो गई। जहाँ एन कैप क्या है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है। अभी आपने जैसे पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, तो अगर वैद्युत द्विध्रुव हमारा जैसे क्षेत्र इस प्रकार से लग रहा है इस दिशा में, और अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तभी तो इससे अधिक वैद्युत रेखाएं गुजरेंगी, तभी इस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा। और इसी प्रकार सौर प्लेट है, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, अगर ये लंबवत रखी हुई है बिल्कुल, तो इस पर इसका मतलब ये है कि जो इसकी दिशा है वो अभिलंबवत होती है। किसी भी स्रोत की ओर अभिलंबवत रखा हुआ हो पृष्ठ तो इसकी दिशा समांतर हो जाती है, इससे अधिक से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, चाहे बल रेखाएं हो या प्रकाश रेखाएं हो। इसलिए जो क्षेत्रफल सदिश का जो टॉपिक बनता है इसी प्रकार से बनता है, क्योंकि क्षेत्रफल की
अगर दिशा भले ही क्षेत्रफल परिमाण समान हो, लेकिन उसकी दिशा आपतित रेखाओं की कुछ किसी कोण पर रखी हुई हैं तो जो अविलंबित उससे जो रेखाएं गुजर रही होती हैं उनकी संख्याएं कम हो जाती हैं। इसलिए क्षेत्रफल सदिश का टॉपिक बन गया है। इसे आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ आज का हमारा टॉपिक है घनकोण। पहले हमने पढ़ा था समतल कोण, या फिर जिसे हम सीधे सीधे कहते थे कोण। तो समतल कोण में क्या है कि समतल को क्या है किन्हीं दो अक्षों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कोई भी दो अक्ष ले लो तो उसे दो अक्षों द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाएगा। अब हमारा टॉपिक है घनकोण। घनकोण में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ घन घन, यानी इसमें तीनों अक्षें होंगी। अब यहाँ पर जो समतल का कोण था, जो कोण था हमारा, वो क्या था, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। जैसे ये कोई वृत्त है, वृत्त, इसका कोई चाप है, कोई खंड है, ये खंड है, ऐसे कोई इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा। थीटा इक्वल टू क्या था, चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या r है, चाप की लंबाई हमारी s है, तो थीटा इक्वल टू s/r, चाप बटे त्रिज्या। तो जो कोण है वो किसी वृत्तीय चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण था। अब हम पढ़ रहे हैं घनकोण के बारे में। ये है हमारा कोण। घनकोण में क्या है, यहाँ पर अभी हम वृत्त लेके चल रहे थे, अब हमारा आएगा गोला। गोला क्या होता है, तीनों विमाएं में होती हैं, जैसे हमारी गेंद है या कोई ठोस पदार्थ है तो वह गोला कहलाता है। तो इसे हम कॉपी में इसे हमने चित्रित तो कर दिया है, लेकिन ये एक 3D होता है, इसे 3D में चित्रित करेंगे। इसका केंद्र ये है, और ये जैसे कोई गेंद होती है तो उस प्रकार से गोला है। तो गोला का केंद्र ये है। और गोले में क्या होता है, अभी यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर चाप था, क्योंकि ये लंबाई थी सीधी सीधी, लेकिन गोले का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे ये कोई समतल पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है। अब कोई गोला है तो उसका पृष्ठ कैसा होगा, थोड़ा गोलीय होगा। तो जैसे ये कोई गोला है, इस पर कोई पृष्ठ लिया गया है, जैसे मान लिया आपने ये पृष्ठ ले लिया DA, मतलब क्षेत्रफल है। कोई अवयव है, छोटा सा अवयव है, तो उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, DA से। तो अब इस क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो है वो हमारा घनकोण कहलाएगा। और समतल कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते थे, घनकोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, ओमेगा से। तो इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो होगा हमारा घनकोण डी ओमेगा। क्योंकि ये अब 3D में चल रहा है तो, और इसकी दूरी क्या है, r। अब जो वृत्त था उसके हम दूरी जो केंद्र से क्या त्रिज्या जो थी वो कैसे निकाल देते थे, सीधे इसके परिधि से मिलाकर। अब जब ये हमारा गोला है तो ये जो हमने क्षेत्रफल लिया ये भी पृष्ठ पर उपस्थित है, क्योंकि हम इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं कॉपी में। तो ये एक 3D चित्र है, तो इसे पृष्ठ पर, तो इसकी दूरी जो केंद्र से होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। इसकी त्रिज्या क्या है, r। तो यहाँ पर जैसे हमने कोई पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु लेते हैं, मान लिया कोई यहाँ पर पास में बिंदु ले लिया, अगर ये पृष्ठ पर है तो इसके बीच की दूरी भी r ही होगी। और ये यानी कि अब जब कोई बॉल है उसके केंद्र से उसके पृष्ठ पर कोई भी रेखा खींचेंगे तो क्या उसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये सारी दूरियाँ r होंगी, क्योंकि इसे हम 2D में दिखा रहे हैं इसलिए इस प्रकार से दिख रहा है। इसके विभिन्न स्थानों पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं पृष्ठ पर तो उसके बीच की दूरी r होगी। तो घनकोण की परिभाषा क्या होती है, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्रपथ अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से। जैसे पृष्ठ का क्षेत्रफल है आपका DA और दूरी है, तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है हमारा घनकोण। अब इसे और गहराई से समझते हैं। आपने विमा में पढ़ा होगा कि कोण और घनकोण की कोई विमा नहीं होती हैं, यानी कि जो इसकी विमा होगी वही इसकी विमा होगी। इसकी मीटर है, इसकी मीटर है। तो यहाँ पर जो दूरी का जो वर्ग लिया हुआ है, क्योंकि क्षेत्रफल की विमा हमारी क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, L स्क्वायर। तो जो दूरी ली जाएगी, क्योंकि ये इन दोनों चीज़ों पर ही निर्भर कर रहा है, तो दूरी जो है उसके भी वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होगी तो ये भी क्या हो गया, विमाहीन है। ये भी विमाहीन है और ये भी विमाहीन है। तो अब इसे हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए भाषा में लिख दिया है, किसी गोलीय पृष्ठ पर स्थित, ये कोई गोलीय पृष्ठ है, कोई गोला है, उसके पृष्ठ पर स्थित कोई क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह घनकोण कहलाता है। तो इसके लिए क्या है, कोई पृष्ठ क्षेत्रफल होगा और जो समतलीय कोण के लिए क्या है, कोई पृष्ठ पर स्थित, कोई पृष्ठ नहीं यहाँ पर शब्द इस्तेमाल होगा क्योंकि ये वृत्त है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी रेखाखंड द्वारा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, समतल कोण। और यहाँ पर क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन है और इसका मात्रक कोण का क्या होता है, रेडियन। अब रेडियन परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि एक रेडियन थीटा इजकल टू एस अपॉन आर है, यानी कि एस की वैल्यू और आर की वैल्यू अगर दोनों सेम हो जाएं तो फिर क्या है, जो हमारा थीटा निकल के आएगा उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 रेडियन। तो इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी चाप द्वारा केंद्र पर कोई कोण अंतरित किया जाता है, अगर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, 1 रेडियन। गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख लें, एस इक्वल टू आर, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, एस इक्वल टू आर तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। अब वही यहाँ पर है, जैसे कोई क्षेत्रफल है, अभी ओमेगा इक्वल टू हमको 1 करना है तो क्या है, आर की वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट तो होती है क्योंकि गोला है, गोले की त्रिज्या जो है वो हमेशा समान रहेगी। तो डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखे हैं तो हमें क्या है, ओमेगा की वैल्यू 1 निकल के आएगी, 1 स्टेरेडियन। यानी कि यदि गोले पर स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल दूरी के वर्ग के बराबर है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो वह पृष्ठ क्षेत्रफल केंद्र पर 1 स्टेरेडियन कोण अंतरित करेगा। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इन दोनों को हम बराबर कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू क्या होगी, 1 निकल के आएगी। अब ये तो हमारा मान लो वेरिएबल है, लेकिन आर जो है हमारी फिक्स है क्योंकि गोले की त्रिज्या हमारी फिक्स होगी, तो आर स्क्वायर के बराबर कर दें तो 1 स्टेरेडियन परिभाषा किस प्रकार से निकल के आएगी। पहले हम घनकोण के लिए सूत्र लिख लेते हैं। तो हम घनकोण के लिए क्या सूत्र लिखेंगे कि किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र, किसी गोलीय पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल ए या क्षेत्रफल अवयव डी ए तथा दूर उनकी गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को हम घनकोण कहते हैं। या फिर ये कि इन दोनों की निष्पत्ति जो है एक नियतांक होती है। तो इस प्रकार से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अब आपने सूत्र तो ये देख ही लिया है तो इसे अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे कि तो स्टेरेडियन घनकोण की परिभाषा कैसे दी जाएगी, किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण ओमेगा पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल जब कोई छोटा क्षेत्रफल लिया है तो पृष्ठ क्षेत्रफल का कोई अवयव है डी ए तथा त्रिज्या तो हर जगह समान रहेगी क्योंकि गोले का पृष्ठ है तो केंद्र से गोले मिलाएंगे तो दूरी हमेशा समान रहेगी, त्रिज्या आर रहेगी, त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें एक स्टेरेडियन परिभाषा किस प्रकार से मिलेगी कि डी ए इक्वल टू, यदि डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि अगर हम कोई पृष्ठ पर क्षेत्रफल ले रहे हैं उसका मान क्या है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो उस क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या आ जाएगा 1, तो डी ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। अब इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो इस गणितीय रूप को हमने भाषा में लिख लिया कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो उस पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है जिसकी वैल्यू क्या है, डी ए की वैल्यू त्रिज्या के वर्ग के बराबर है।
तो उसके द्वारा कोण जो डाला पड़ता है, अंतरित होता है केंद्र पर, वह क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन परिभाषा निकल आई है इससे। अभी देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि किसी गोले के ऊपर कोई अवयव रखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल dA है, उसके द्वारा अंतरित कोण। अभी देखिए, कोई ऐसा गोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठ है इस पूरे क्षेत्र द्वारा, इसे अगर हम 3D में विचार करें, कल्पना करते रहें, तो उसके द्वारा जो केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो कितना होगा। अब हम जानते हैं कि घनकोण का सूत्र क्या था? d ओमेगा इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। अभी संपूर्ण क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो संपूर्ण कोण अंतरित होगा वो कितना होगा? गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसे याद कर लें। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, और वृत्त का क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये वृत्त का होता है। तो अब इसी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो अब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा? 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो कितना निकल के आएगा? 4 पाई ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, यानी कि संपूर्ण गोले के पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है वो कितना होता है? 4 पाई। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल सदिश पढ़ चुके हैं और घनकोण पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों को आपस में संबंधित करते हैं। जैसे कोई पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर उपस्थित है, कोई गोला है इस प्रकार से, गोला नहीं, पृष्ठ क्षेत्रफल है, गोलीय समतल पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ इसका क्षेत्रफल क्या है? समतल होगा। और अब इसका लंबवत दिशा हमने पढ़ी थी, क्षेत्रफल क्या होती है? लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर कोई केंद्र उपस्थित है, यहाँ से इस क्षेत्रफल द्वारा इस केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा वो हमें निकालना है। तो इसके हम मिला देते हैं ये रेखाएं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्षेत्रफल की दिशा केंद्र से थोड़ी अलग जा रही है। क्षेत्रफल की ऐसी दिशा हमने मान लिया कि इससे बाहर की ओर जाएगी, अभी लंबवत इस दिशा में। और अगर हम इस पृष्ठ क्षेत्रफल के केंद्र को इस केंद्र O से मिलाएं तो ये इसकी दिशा कैसे जाएगी? इस तरफ, सीधी बाहर की ओर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पृष्ठ क्षेत्रफल के अभिलंब क्या होता है? n कैप है इसमें, और इसके बीच की दिशाओं में एक कोण बन के आ रहा है थीटा। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो कितना होगा? d ओमेगा। मतलब अल्प कोण है, पूरा कोण तो 4 पाई होता है। अब चूंकि जो हमने देखा था, जो घनकोण है वो गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनता है। अब जो पृष्ठ का केंद्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गोलीय पृष्ठ है वो बिल्कुल क्या है? इसके अभिलंबवत था, बिल्कुल अभिलंबवत था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पृष्ठ जो है इसके अभिलंब से थीटा कोण बना रहा है। जैसे ये कोई हमारा गोला है, तो ये पृष्ठ पर बिल्कुल लंबवत होना चाहिए था, तो ये थीटा कोण बना रहा है। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है, घनकोण d ओमेगा, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? कि इसके लंबवत हम एक क्षेत्रफल लेते हैं इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्रफल की दिशा अभिलंबत बिल्कुल इसी दिशा में होगी। अब दोनों की दिशाएं समान हैं, तो इस गोले द्वारा, गोला नहीं, इस पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वह घनकोण हम आसानी से निकाल लेंगे। अब चूँकि क्षेत्रफल जो हमने लिया था ये वाला पुराना वाला, तो इसका क्षेत्रफल था हमारा dA, कोई अल्प क्षेत्रफल था dA, इसकी वैल्यू dA थी। और केंद्र से दूरी दोनों की समान है, जो इसका केंद्र है वही इसका केंद्र रहेगा, तो दूरियां दोनों की बराबर रहेंगी, r रहेगी। अब
यहाँ पर जैसे जो कोण थीटा बन रहा है तो हम देख रहे हैं कि इसके सापेक्ष जो इसका प्रक्षेप पड़ रहा है या इसकी जो परछाई है या छाया है या इसका कोई घटक जो इस दिशा में आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमारा क्या था, उसका परिमाण है dA। अगर इसे सदिश रूप में देखें तो इसकी दिशा इस दिशा में जा रही है, ये हमारा dA है और ये कोण थीटा है। तो अगर हम इससे घटक में वियोजित करें तो इस दिशा में इसका घटक क्या आएगा, dA cos थीटा आएगा। ये तो चीज़ बिल्कुल सरल है, समझ गए होंगे। तो इसका इस दिशा में घटक क्या है, dA cos थीटा। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो क्षेत्रफल बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा तिरछे में है तो इसका जो लंबवत क्षेत्रफल होगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये जो घटक बनेगा इसका जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dA cos थीटा। अब ये dA cos थीटा जो है क्षेत्रफल, यही केंद्र पर जो कोण बनाएगा वही कोण हमारा d ओमेगा होगा। तो इसके प्रक्षेप द्वारा जो हमारा प्रक्षेप इसका बन रहा है dA cos थीटा इस दिशा में था। अब इसकी दिशा हमने कोई मान ली, जैसे k मान ली, जैसे k दिशा है इसकी k कैप। तो इस दिशा द्वारा इस पर जो केंद्र पर कोण अंतरित होगा वह होगा हमारा घन कोण। तो ये वाला क्षेत्रफल नहीं लेंगे, हम इसके लंबवत वाला ही क्षेत्रफल लेंगे। तो किसी क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा जो कि गोले के केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा से थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण कैसे बनाता है, जो इस पर अभिलंब खींचा जाएगा वह इसके केंद्र से मिलाने वाली रेखा से थीटा कोण बनाता है। तो उसके द्वारा इस क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण किसके द्वारा दिया जाएगा, d ओमेगा द्वारा। तो हमारा क्षेत्रफल कौन सा रह गया, dA cos थीटा अपॉन r²। इसे हम लैंग्वेज में लिखते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं। माना क्षेत्रफल अवयव dA, जो हमारा ये पुराना क्षेत्रफल अवयव है dA, जिसके तल की दिशा n कैप है। इसके तल की दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर n कैप है, बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। ये बिंदु O है, इससे r दूरी पर स्थित है। O से A को मिलाने वाली रेखा की दिशा OA है। ये यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल A है, OA की दिशा क्या है, जैसे हमने मान लिया K है। तो हम क्या देख रहे हैं कि n कैप और K कैप के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो क्षेत्रफल सदिश n कैप और रेखा OA या K कैप के बीच का कोण थीटा है। यदि O को केंद्र मानकर, ये O है और इसके बीच की दूरी r है, तो केंद्र मानकर जैसे r त्रिज्या का हम गोला खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो क्षेत्रफल अवयव जो हमारा dA था, ये वृत्तीय क्षेत्रफल था, गोलीय था। तो अब जो हमने गोला बनाया है, तो ये जो क्षेत्रफल है ये इस गोले के अभिलंबवत नहीं है, क्योंकि ये जो है इस गोले से थीटा कोण बना रहा है। लेकिन हमको घन कोण निकालना है कि ये पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के केंद्र पर O पर इसका घन कोण कितना बनेगा। तो घन कोण की परिभाषा क्या होती है कि जो पृष्ठ है वो हमारे गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित होना चाहिए। हमने घन कोण की परिभाषा पढ़ चुके हैं पिछले वाले पेज पर। तो जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है वो हमारे गोलीय पृष्ठ पर उपस्थित होना चाहिए। तो ये क्षेत्रफल तो उपस्थित नहीं है, तो इसका प्रक्षेप यानी कि इसकी परछाई या इसका घटक जो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आता है तो वो कौन सा बन रहा है, dA cos थीटा, क्योंकि ये इसका ये घटक आया है। अब इसकी दिशा के अवलंबन बाहर की ओर होगी, दोनों दिशा समान हो गई और ये इससे थीटा कोण बनाता था, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, dA cos थीटा। तो इसलिए हमको इसका ये घटक निकालना, क्योंकि घनकोण की परिभाषा क्या है कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो गोले के पृष्ठ पर उपस्थित होना चाहिए, यानी कि जिसकी दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा और गोले से केंद्र से मिलाएं तो दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एक। तो इसके लिए क्या है, जो ये घटक है वो कितना हो गया, dA cos थीटा। तो अब इस dA cos थीटा की दूरी क्या है, वृत्त के केंद्र से r है। तो हमारी
क्षेत्रफल कितना रहेगा डी ए कॉस थीटा, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो गया डी ओमेगा। तो ये क्षेत्रफल अगर किसी कोण पर उपस्थित है तो उसके लिए ये वाला सूत्र बनेगा। और इतना सा हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि घनकोण की परिभाषा में हमने कहा था कि ये जो पृष्ठ है वो गोले पर उपस्थित होना चाहिए। अभी गोले पर उपस्थित नहीं था क्योंकि ये इसकी दिशा थोड़ी अलग थी, कितनी अंतर था थीटा। तो जो क्षेत्रफल है वो इसका घटक हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। क्योंकि ये घटक है तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम ही हो जाएगी, इसलिए जो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना लंबवत होता है उस पर आपतित प्रकाश की या कोई भी मात्रा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ भी गुजर रही हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, तो हम उसका सिर्फ लंबवत क्षेत्रफल लंबवत घटक ही लेते हैं। तो यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल, घनकोण और किसी क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं। इसे मैंने पूरा समझा दिया है, वीडियो भी लंबी हो गई है। चलो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, अगला वीडियो कल बनाएंगे।